डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स में ही अपना नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज एंथैल्पी। अब ये एंथैल्पी क्या है? तो ये भी एक टाइप की एनर्जी ही है। तो एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंथैल्पी को हम एच से दिखाते हैं, कैपिटल एच से। It is regarded as the total heat content of a system at constant pressure। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम का टोटल हीट कितना है, उसी को हम बोल देते हैं एंथैल्पी। और इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी कि द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन। तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वो टोटल जो होता है ना, उसको हम बोल देते हैं, इज रिफर टू एज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। और मैथमेटिकली अगर हम इसको दिखाना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है ये, एच हो गया एंथैल्पी, ई हो गई इंटरनल एनर्जी, और पीवी क्या है? पीवी है प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, जिसको कि हम वर्क बोल देते हैं। ठीक है, वर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, डब्ल्यू, नॉर्मली जो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है पी डेल्टा वी। ये होता है वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, और किस टाइप का वर्क है अभी हम इस बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, एक वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। तो बस उसी में देखेंगे कि आखिर ये क्या चीज है। तो यहाँ पर ई क्या है? ई इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पी एंड वी क्या है? रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द प्रेशर। पी फॉर प्रेशर होता है और वी फॉर वॉल्यूम। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बेसिक सी चीज है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम प्रेशर को कैपिटल पी से और वॉल्यूम को कैपिटल वी से दिखा देते हैं। ठीक है, तो एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। तो एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। मैंने आपको बता चुकी हूँ कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर सिस्टम की डिपेंड करते हैं। देयरफॉर द चेंज इन एंथैल्पी, तो जैसे हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाला था, ऐसे ही अगर हमें चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, तो चेंज को मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, हम डेल्टा से शो करते हैं। और चेंज इन एंथैल्पी है तो एंथैल्पी को तो हम एच से तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच हो जाएगा। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर ये डिपेंड करेगी। और अगर हमें डेल्टा एच निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि फाइनल स्टेट में एच क्या था, एंथैल्पी क्या थी, और माइनस करेंगे कि इनिशियल स्टेट में एच क्या था। तो हमेशा फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट माइनस करते हैं, तो हमारे पास डेल्टा निकल के आता है, यानी चेंज निकल के आता है, जो भी प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एच, जो हमने इक्वेशन 1 दिखाई हुई है एच की डेफिनेशन के लिए, इट फॉलोज दैट चेंज इन एंथैल्पी विल बी गिवन बाय। तो देखो इसी बेसिस पर हम कैसे निकाल सकते हैं। ये तो हमने फॉर्मूला जो लिखा था, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी बी, ये इसकी डेफिनेशन थी। अब ये तो नॉर्मल डेफिनेशन थी, अगर हमें चेंज दिखाना है तो देखो चेंज अगर हम दिखाएंगे तो एच में चेंज को हम कैसे दिखा सकते हैं? डेल्टा एच से। एच के इज इक्वल टू में फिर लिखा है ई, तो ई में भी चेंज होगा। जब चेंज इन एंथैल्पी है तो चेंज तो इन सभी चीजों में होगा जो इसमें अंदर लिखी हुई है। तो डेल्टा ई यानी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज, और जो प्रेशर वॉल्यूम है उसमें भी चेंज, इसलिए हमने पीवी के आगे डेल्टा लगा दिया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच, ये सब तो एज इट इज रहेगा। अब देखो डेल्टा और पीवी का क्या मतलब हो, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि एक बार तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और वी में चेंज दिखाएंगे, यानी वॉल्यूम में चेंज दिखाएंगे। और एक बार हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर में चेंज दिखाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन में कभी पढ़ा हो कि डिफरेंशिएशन, जैसे प्रोडक्ट रूल पढ़ते थे ना हम डिफरेंशिएशन में, कि अगर दो हमारे पास क्वांटिटी है तो एक जो है उसको हम कांस्टेंट कर लेते हैं और दूसरे का डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट कर लेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास निकल के आएगा। अब इसके आगे क्या है, क्योंकि हमने अभी अभी ये बोला कि ये जो टोटल हीट कंटेंट है ये एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा एट कांस्टेंट प्रेशर होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि अगर हमने ये मान लिया कि इफ अ चेंज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर ये जो चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, सिस्टम की इनिशियल स्टेट से सिस्टम जो है फाइनल स्टेट में पहुंच रहा है, तो ये चेंज हुआ है उसमें। ठीक है, और अगर ये चेंज कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि इनिशियल स्टेट में जो प्रेशर था
वही हमारा फाइनल स्टेट में रहा, ठीक है। तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल रखेंगे तो आंसर तो हमारा जीरो ही आना, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। जीरो आने का मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा, यानी प्रेशर में चेंज जो है वो जीरो हो जाएगा। तो जब प्रेशर में चेंज जीरो होगा, तो जो हमने ये पहली वाली इक्वेशन लिखी थी, तो ये जो लास्ट वाली ये यूनिट है, ये जो लास्ट वाली क्वांटिटी है, ये तो फिर जीरो हो जाएगी, क्योंकि हम v मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे तो आंसर हमारा जीरो आएगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी है यहाँ से हट जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो बस वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, और आगे लिख ही दिया है कि एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी ये एंथैल्पी चेंज हम देखते हैं वो एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अभी हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस किया था, वो क्या चीज थी, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसको हम मैथमेटिकली, हमने पिछली बार बताया भी था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, ये हीट कंटेंट है और ये वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, मतलब ऑन द सिस्टम हुआ, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इफ द वर्क डन इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि सबसे पहली बात तो ये ना कि ये जो हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं ना, ये गैसियस सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गैसियस यानी गैस हमने ले रखी है, ठीक है। और अब यहाँ पर गैस या तो एक्सपैंड करेगी या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। देखो, मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में हमने सपोज यहाँ गैस भरी हुई है, ये सब कुछ गैस है, और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या करा इस ये, और फिर वॉल्यूम क्या हुआ, गैस का जो ये वॉल्यूम है, इसको सपोज हमने यहाँ पर V1 मान लिया, ठीक है। इतना ही तो वॉल्यूम, जितने जो भी वॉल्यूम क्या होता है गैस का, कि गैस ने जितनी जगह घेरी हुई है उसी को तो हम वॉल्यूम कहते हैं। तो गैस ने जितना कवर, जितना भी कंटेनर को ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो हो गई उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये V1 हमने मान लिया। अब सपोज कि हम अगर सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो सिस्टम पर काम करने का मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन को जो है थोड़ा सा नीचे ले जा रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम पिस्टन को जब नीचे की साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब गैस जो है दबेगी, यानी गैस कंप्रेस होगी, तो ये जो ये वाला पोर्शन हो, यानी गैस जो पहले इनिशियल स्टेट में थी, अब ये इसकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब वॉल्यूम कितना हो गया, अब वॉल्यूम हो गया V2, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेट थी, तो आप देख रहे हैं इनिशियल स्टेट, यानी हमने गैस को कॉन्ट्रैक्ट किया, हम जब वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। ये मैं आपको एक चीज समझाना चाह रही थी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक, हम गैस पर काम कर रहे हैं, और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो इसका मतलब गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, या आप कह सकते हैं कंप्रेस हो रही है, दब रही है वो, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्शन में हमारा V2, अब अगर हमें डेल्टा V निकालना हो, क्योंकि हम वर्क डन निकाल रहे हैं, और मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वर्क डन का फॉर्मूला होता है नॉर्मली माइनस पी डेल्टा वी। ये वाला ना फॉर्मूला ऑलरेडी, जैसे मैंने इसको प्रूव करके तो नहीं दिखाया है, लेकिन ये होता है बेटा, इसको याद कर लीजिएगा। वर्क डन होता है माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो अगर हमें इसमें डेल्टा वी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, V2 माइनस V1 करेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि जो V2 है, देखो V2 हमारा कम है, ठीक है। यहाँ पर V2 जो है वो कम है और V1 हमारा ज्यादा है। कंप्रेशन में हमेशा यही होता है, V2 हमेशा कम होता है और V1 हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम कम में से ज्यादा चीज को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन में वर्क डन जो है हमारा नेगेटिव निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब वर्क डन कह रही हूं मैं, सॉरी, वॉल्यूम जो है हमारा वो नेगेटिव निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यही नेगेटिव वैल्यू अगर हम यहां पर रख देंगे इस फॉर्मूला में, तो माइनस पी और मल्टीप्लाई बाय माइनस, और जो भी हमारा वॉल्यूम निकल के आ रहा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, वर्क डन आएगा हमेशा पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखना। तो जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है वो, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा साइन जब लेंगे W का, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ये चीज बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वर्क गैस कॉन्ट्रैक्ट, इतना भी लिख सकते हैं। वो कोई क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल में होता है जनरली ये, कि अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब गैस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या गैस कंप्रेस कर रही है, या गैस दब रही है, तो इसका मतलब भी तो वही हुआ कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो गैस का कंप्रेशन जब भी होगा तब भी हमारा जो है डब्ल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगा, यानी माइनस पी डेल्टा भी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये तो हुई एक बात जब हम वर्क गैस पर काम कर रहे हैं। ठीक, अब दूसरी चीज क्या होगी, एक ये भी हो सकता है कि अभी अभी हमने यही, फिर से मैं ले लेती हूँ, ये हमारा V1 था। ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि गैस जो है एक्सपैंड कर रही है, यानी गैस फैल रही है। तो जब गैस फैलेगी, यानी अब गैस काम कर रही है। ठीक है, अगर गैस काम करेगी, गैस फैलेगी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कंप्रेशन में हमेशा वॉल्यूम कम हो जाता है, और एक्सपेंशन में क्योंकि गैस एक्सपैंड करती है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी गैस जो है जो वॉल्यूम को बढ़ाएगी। तो ये क्या, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर खिसकेगा, ऊपर की साइड खिसेगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम में पिस्टन नीचे जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम में पिस्टन ऊपर जाता है। तो जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये वॉल्यूम जो है इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये वॉल्यूम इतना हो गया, यानी गैस में एक्सपेंशन हुआ, गैस फैली। ठीक है, तो अब ये जो पोर्शन होगा ये हमारा V2 कहलाएगा। ठीक है, इनिशियल स्टेट में V1 था, फाइनल स्टेट में ये V2 हो गया। तो अब डेल्टा V अगर हम निकालेंगे तो फिर से V2 माइनस V1 ही करेंगे, क्योंकि V2 ज्यादा है और V1 कम है, आंसर हमारा ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो जब हम इसे इस वाले फॉर्मूला में रखेंगे तो माइनस डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा हमारा नेगेटिव होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम में एक्सपेंशन होता है गैस का। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है वर्क डन, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो यहाँ पर कंप्रेशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो ये चीज बेटा साइन के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस ये यहाँ पर हो रहा है कि इफ द वर्क डन इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम, लेकिन यहाँ वर्क ऑफ एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि कभी हो सकता है बाय द सिस्टम लिखा हुआ हो, कभी हो सकता है एक्सपेंशन लिखा हुआ हो, तो वो बात एक ही है। ठीक है, अगर कंप्रेशन लिखा होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो W इज इक्वल टू हमारा माइनस पी डेल्टा भी हम लिखेंगे। ठीक है, एंड वी हैव ये W की वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये डेल्टा E की वैल्यू क्या निकली, Q माइनस पी डेल्टा वी। तो बस यही डेल्टा E की वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूला में रखेंगे। तो डेल्टा H इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर डेल्टा ई लिखा हुआ है और डेल्टा ई की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट करी इस तरह से। ठीक है, और इसके आगे पी डेल्टा वी तो लिखा ही हुआ है, तो हमने पी डेल्टा वी लिख दिया। तो अब ये प्लस पी डेल्टा वी से माइनस पी डेल्टा वी कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, क्यू। क्यू क्या था, बस हीट कंटेंट। ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। अब ये क्यू पी सफिक्स में हमने पी लिखा है, क्यू पी का क्या मतलब है, पी यहाँ पर बता रहा है कि वो हीट चेंज जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। ठीक है, तो ये डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, इसका क्या मतलब है, वेयर क्यू पी रिफर्स टू द हीट चेंज अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। हम उस हीट चेंज के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं जो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज बेटा आप ये भी ध्यान रखिएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू हमेशा क्यूपी होता है। और एक ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये दो फॉर्मूला जो है यहाँ पर आपको याद करने वाले हैं, और ये पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये वाले फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने, ये थर्मोडायनेमिक्स में बेटा सिर्फ फॉर्मूलाज ही हैं, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो फॉर्मूला जरूर ध्यान रखने हैं। तो आप चाहें तो एक पेज पर ना अलग से ये नोट करते चले जाएं कि कौन कौन से फॉर्मूला में क्या क्या हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 3 जो है हमारी, यानी ये वाली जो इक्वेशन निकल के आई, सिग्निफाइज दैट द चेंज इन एंथैल्पी in a process occurring at constant pressure equal to the heat change involved in the process। इसका मतलब अगर किसी भी सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर पर कोई हीट चेंज इन्वॉल्व है, यानी कुछ भी हीट में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है वो एंथैल्पी में चेंज हो रहा है।
ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम में अगर उसकी हीट में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, तो यानी उस समय जो हीट चेंज होगा उसको हम ये मानेंगे कि वो उसकी एंथैल्पी में चेंज है। देयरफॉर डेल्टा एच इज रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब्ड इन अ प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। इसीलिए हम डेल्टा एच को ये मान लेते हैं कि डेल्टा एच क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी प्रोसेस में होने वाला कांस्टेंट प्रेशर पर उस सिस्टम में या तो हीट इवॉल्व या फिर हीट एब्जॉर्ब, कितनी हीट इवॉल्व हुई है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, बस उसी को हम नाप लें तो इसका मतलब वो डेल्टा एच हो जाता है। ठीक है। तो इक्वेशन 3 shows that when we measure a heat change at constant pressure we actually measure a change in enthalpy। तो वही बात है कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर कोई हीट चेंज देख रहे हैं तो इसका मतलब है वो एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाला हीट चेंज एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। ठीक। अब इसके आती है यूनिट्स क्या है और उसका साइन कन्वेंशन ऑफ एंथैल्पी क्या है। तो डेल्टा एच, क्योंकि अभी अभी हमने देखा एच फाइनल स्टेट में से एच इनिशियल स्टेट को माइनस कर दें तो हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। अब ये डेल्टा एच पॉजिटिव कब निकलेगा? पॉजिटिव तब निकलेगा जब ये एच फाइनल स्टेट ज्यादा होगा, यानी फाइनल स्टेट में जो भी हमारा एंथैल्पी होगी वो ज्यादा होगी और इनिशियल स्टेट में जो एंथैल्पी है वो कम होगी, क्योंकि ज्यादा में से अगर हम कम माइनस करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। तो यही चीज यहां लिखिए कि डेल्टा एच इज पॉजिटिव कब? इफ एच फाइनल स्टेट इज ग्रेटर देन एच इनिशियल स्टेट। और ऐसा प्रोसेस या ऐसी रिएक्शन हमारी क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो डेल्टा एच की वैल्यू कहीं पर भी अगर पॉजिटिव में लिखी हुई है, और कोई आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी हो कि रिएक्शन, क्योंकि आपके तो एमसीक्यूज आएंगे, तो हो सकता है वो ऐसे पूछ ले कि ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, या एंडोथर्मिक के लिए साइन क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए साइन हमेशा डेल्टा एच जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है। इसमें हीट जो है एब्जॉर्ब की जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमेशा एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने वाली हीट को हम हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं थर्मो में। ठीक है। अब डेल्टा एच इज नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा? जब ठीक इसका उल्टा होगा, यानी कि एच इनिशियल स्टेट इज ग्रेटर देन एच फाइनल स्टेट। और अब रिएक्शन क्या होगी? द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, यानी यहां पर हीट जो है निकलेगी सिस्टम से। ठीक है। तो यहां पर अगर डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है, इट मींस रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है, हीट जो है वो निकल रही है। ठीक है। हीट इवॉल्व हुई वहां पर। ठीक। तो इनिशियल स्टेट में ज्यादा थी और फाइनल स्टेट में यहां पर कम हो जाएगी। ठीक। तो इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन कैरिड इन द लेबोरेटरी इन एन ओपन वेसल, यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? अगर हमें डेल्टा एच निकालना है तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी हम निकाल सकते हैं। तो ये तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात हुई। अब इसका जो है यूनिट डेल्टा एच, यानी हम किसी भी एनर्जी के बारे में बात करें तो जनरली हम कैलोरीज या जूल्स में बात करते हैं। तो इसकी जो यूनिट होंगी वो किलो कैलोरीज, जिसको हम इससे इस तरह से दिखा सकते हैं, या किलो जूल्स जिसको हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है। तो या किलो जूल पर मोल, पर मोल यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो आप खाली किलो कैलोरी या किलो जूल, तो कहीं पर किलो जूल पर मोल लिखा हुआ हो और किलो जूल लिखा हो तो आप किलो जूल पर मोल को राइट करके आइएगा। ठीक है। मोल यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। हालांकि रिलेशनशिप हमारे पास है ऑलरेडी, लेकिन इसको हम और भी ज्यादा इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं वही चीज इसमें दिखाई गई है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला तो है ही, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। तो लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन, हम एक ऐसी रिएक्शन को कंसीडर करेंगे विच इन्वॉल्व्स गैसेस, जिसमें कि गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि ये जो एंथैल्पी एंट्रोपी ये सब हम बात करते हैं बेटा, जनरली हम गैसियस जो सिस्टम है हमारे, हम उन्हीं के लिए बात करते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं ये सब चीजें। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को कंसीडर करेंगे जिसमें गैसेस हमारी इन्वॉल्व है। ठीक है। एंड अकर्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर P एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। तो ऐसी रिएक्शन जो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है। ठीक है। लेट VA बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। अब हम यहाँ ये मान लेते हैं, देखो ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से हमारा ये प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट जो भी हमने ले रखे हैं उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसको हमने VA मान लिया यहाँ पर, और प्रोडक्ट का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसको हमने यहाँ VB मान, टोटल वॉल्यूम हमने ले लिया। ठीक है। इफ Na इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, जितने भी हमने रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं उनका टोटल नंबर ऑफ मोल्स सपोज हमारा Na हमने मान लिया है, और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स को हमने NB मान लिया है। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी? PV इज इक्वल टू RT। ठीक है ना, यही वाली तो इक्वेशन है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है,
तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट है P, और जो T है वो भी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, वैसे जो अगर हम मोल्स के साथ लिखें ना इस इक्वेशन को, तो हमारी इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू nRT। ठीक, जहां पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और आर क्या होता है, वो गैस कांस्टेंट है, वो भी अपने आप में कांस्टेंट है। चेंज किस में मिल रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज हमें मिल रहा है। रिएक्टेंट के लिए हमने वॉल्यूम VA माना हुआ है, और प्रोडक्ट के लिए वॉल्यूम हमने VB माना हुआ है। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के लिए NA और प्रोडक्ट के लिए NB माने हुए हैं। तो देखो अब इसी इक्वेशन को PV इज इक्वल टू nRT को हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये तो हमने लिख दिया रिएक्टेंट के लिए, PBA इज इक्वल टू NART, और ये हमने लिख दी प्रोडक्ट के लिए, PVB इज इक्वल टू NBRT। अब अगर हमें चेंज देखना है, तो चेंज हम कैसे देख सकते हैं, फिर वही अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि PVB माइनस PVA। ठीक है, इस इक्वेशन, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, PVB माइनस PVA इज इक्वल टू NBRT माइनस NART। ठीक, अब इसमें क्या है, P को हमने कॉमन ले लिया, तो P हमारा कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा, VB माइनस VA, और ऐसे ही हमने यहाँ RT को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, NB माइनस NA। तो VB माइनस VA क्या दिखा रहा है, वो चेंज इन वॉल्यूम दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने क्या, VB क्या था, प्रोडक्ट का वॉल्यूम, और VA क्या है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम। तो प्रोडक्ट के वॉल्यूम में से अगर हम रिएक्टेंट का वॉल्यूम, फिर से वही हुआ कि फाइनल स्टेट में से अगर हम इनिशियल स्टेट को माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम डेल्टा देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं। और किस में चेंज देख रहे हैं, जो भी क्वांटिटी हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्योंकि वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट वॉल्यूम जब माइनस करते हैं तो वो डेल्टा V को शो करता है। तो यही चीज हमने यहाँ लिख दी, P तो एज इट इज रहा, ये डेल्टा V लिख दिया। ऐसे ही NB माइनस NA, ये क्या चीज शो कर रहा है, ये चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स शो कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको डेल्टा N लिख दिया, NRT। तो P डेल्टा V की जगह हम डेल्टा NRT लिख सकते हैं। ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव की। तो जो हमारी इक्वेशन थी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, वहां पर हम क्या करेंगे, P डेल्टा V की जगह डेल्टा NRT वहां पर लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर डेल्टा N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ डेल्टा एन क्या दिखा रहा है, सिग्मा एन दिखा रहा है। देखो इस सिग्मा क्या क्या मतलब है, कि जितने भी हमने रिएक्टेंट्स ले रखे होंगे, ये अभी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, मान लो प्रोडक्ट हमारे दो हैं, ये P1 और P2, तो देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स N2 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सारे नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करना है। जब हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करना होता है, तो उसके आगे हम सिग्मा लगा देते हैं। तो सिग्मा का मतलब होता है इसके आगे जो भी आपने क्वांटिटी लिखी हुई है, या जो भी आपने सिंबल लिखा हुआ है, उस सबको ऐड करना है। तो यहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करके लिखना है। ठीक है, माइनस करना है, फिर ऐसे ही हम गैसियस रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करके लिखेंगे, और दोनों को फिर माइनस कर देंगे। फिर से वही बात हो, यानी फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट के नंबर ऑफ मोल्स को हम माइनस कर रहे हैं, इसीलिए वो डेल्टा एन के बराबर आ रहा है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो वही इक्वेशन 1 में अगर हम रखेंगे, इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V थी, तो बस P डेल्टा V की जगह हमने डेल्टा NRT लिख दिया। तो बस ये इक्वेशन आपके पास बन गया। न्यूमेरिकल आ जाते हैं बेटा, तो इसलिए मैं आपको ये राउंड राउंड करके दिखा दे रही हूँ कि ये वाली इक्वेशन भी आपको याद करनी है। तो पहले वाली स्लाइड में से भी 3 इक्वेशन, और इसमें से भी ये वाली इक्वेशन, और इस वाली इक्वेशन पर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, कॉम्पिटिशन लेवल पे भी बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E for a reaction involving gases and is useful for converting delta H into delta E और vice versa। और इस रिएक्शन की हेल्प से हम इंटरनल एनर्जी में चेंज को एंथैल्पी चेंज में दिखा सकते हैं, चेंज, और डेल्टा H को डेल्टा E में चेंज दिखा सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द साइन ऑफ डेल्टा N। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें कैसे मालूम पड़ेगा, देखो अगर हमारा डेल्टा N 0 हो जाए, तो जब डेल्टा N 0 हो जाएगा, तो हमारी इस वाली इक्वेशन में ये क्या थी, प्लस डेल्टा N RT। अब ये डेल्टा N तो हो गया 0, तो भाई RT भी मल्टीप्लीकेशन में, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E निकल के आएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स अगर इक्वल है, तो डेल्टा H हमेशा डेल्टा E के बराबर होता है। और डेल्टा N इज नेगेटिव, अगर डेल्टा N हमारा नेगेटिव हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
देखो डेल्टा एन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है डेल्टा ई में से हमें कोई चीज, कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर जो भी डेल्टा एन आर टी निकल के आया ना उसको माइनस ही तो करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एन जैसे ही माइनस होगा ये बीच का साइन तो माइनस हो जाएगा। यानी हम डेल्टा ई में से कोई क्वांटिटी माइनस करेंगे तब हम डेल्टा एच के इक्वल पहुंचेंगे। इसका मतलब डेल्टा ई बहुत ज्यादा है डेल्टा एच से, तभी तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ रहा है, तब हम डेल्टा एच के बराबर पहुंच रहे हैं। तो डेल्टा एन जब नेगेटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, किस कंडीशन में, जब डेल्टा एच तो कम होगा और डेल्टा ई ज्यादा होगी। और ठीक इसका उल्टा, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब हमें डेल्टा ई में कुछ ना कुछ क्वांटिटी जोड़नी पड़ रही है, तब हम डेल्टा एच के बराबर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब इस केस में डेल्टा ई हमारा कम होगा और डेल्टा एच हमारा ज्यादा होगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप इस चीज से मतलब कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, कि अगर ये वाली एक सिचुएशन आपको दे दी और फिर पूछे आपसे कि डेल्टा एन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, या डेल्टा एन आपको दे रखा होगा और ये पूछा जाए कि डेल्टा एच ग्रेटर होगा या डेल्टा ई ग्रेटर होगा, तो कैसे भी आपके पास अगर फॉर्मूला होगा तो आप बता सकते हैं फटाफट से, ठीक है। तो बस यही चीज हम मेरे को यहाँ पर बतानी थी। अब इसी पे ना हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, इस मैं आपको ना हर फॉर्मूला पे जो भी मेरे पास न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आपको करवाती रहूंगी, क्योंकि पता नहीं है कि एग्जाम में कैसे आए। तो थर्मो में तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही बन पाते हैं, तो वही मैं आपको करवा दे रही हूँ। जैसे एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, ये हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है -92.38 किलो जूल, और टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, और वो पूछ रहे हैं डेल्टा ई क्या होगा इस पर। आर की वैल्यू ये है, ये ऑलरेडी गिवन भी होती है और आपको याद भी होनी चाहिए क्योंकि ये हर जगह यूज होती है। गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ये के टू द पावर -1 का मतलब है इसको हम जूल पर केल्विन मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि किलो और मोल, सॉरी केल्विन और मोल को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो पावर जो है इनकी -1 हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो रिएक्शन तो ये थी हमारी, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास तो ये रहा हमारा फॉर्मूला डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा एच उन्होंने गिवन मतलब दिया हुआ है और डेल्टा ई निकालना है हमारे हमें, और आर की भी वैल्यू दे रखी है, टी की भी वैल्यू दे, हमारे पास फॉर्मूला तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या चीज चाहिए, डेल्टा ई निकालना है, डेल्टा एच गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है। अब डेल्टा एन हमें खुद से कैलकुलेट करना है, और डेल्टा एन क्या था, प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है उसमें से माइनस करेंगे रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को, और कौन से प्रोडक्ट कौन से रिएक्टेंट, गैसियस। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपकी रिएक्शन में गैसियस, जहां पर भी रिएक्टेंट्स गैस हो, सिर्फ वही नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने हैं। अगर कहीं लिक्विड या सॉलिड है वो नंबर ऑफ मोल्स आपको काउंट नहीं करने हैं। तो जैसे ये वाली हमारी इक्वेशन है, इसमें हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो भी गैस, देखो ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में जी का मतलब होता है गैसियस, तो सब में जी है, प्रोडक्ट के आगे भी जी लिखा हुआ है रिएक्टेंट के, तो इसका मतलब सारे ही हमें काउंट करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, गैसियस प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रोडक्ट हमारा इधर की साइड होता है एरो से, तो अब नंबर ऑफ मोल्स हमें कैसे मालूम पड़ते हैं, जो भी आपका कंपाउंड है उसके आगे डिजिट क्या लिखी हुई है, देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना, 2NH3, तो जो डिजिट लिखी हुई होती है ना वही नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो हमने क्या लिखा, तो यहाँ पर तो 2 थे गैसियस के लिए तो हमने 2 लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगेगा, ये माइनस, और फिर हम रिएक्टेंट्स के देखेंगे। अब देखो रिएक्टेंट यहाँ पर 2 है और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को हमें प्लस करना है। ये सिग्मा का मतलब यही है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब के नंबर ऑफ मोल्स को प्लस करना है। तो देखो N2 से पहले तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो जब कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब होता है 1, वो अंडरस्टूड होता है। फिर हम प्लस करेंगे और H2 यानी हाइड्रोजन से पहले क्या लिखा हुआ है 3, तो हमने इसको 3 लिख दिया। 1 + 3 = क्या हो गया 4। तो बस हमें क्या करना है, इस गैसियस प्रोडक्ट के लिए 2 लिखा, फिर माइनस ये तो 2 लिखा गैसियस प्रोडक्ट्स का नंबर ऑफ मोल्स, माइनस करेंगे रिएक्टेंट्स के हैं 4, तो ये 4 आंसर क्या आ जाएगा -2। तो डेल्टा एन हमारा नेगेटिव आया है, ठीक है। तो अब हम इसी को बस फॉर्मूला में सिर्फ पुट कर देंगे सब कुछ चीजें, ठीक है। अब एक चीज और करनी है, देखो डेल्टा एच हमारा क्या दे रखा है, किलो जूल में दे रखा है, और जब हमने आर पर हम आए तो आर में जूल दे रखा है। तो बेटा सबसे पहली चीज फिजिकल केमिस्ट्री में एक चीज याद रखना, जितनी भी यूनिट्स आप यूज करते हो वो सारी यूनिट्स सेम होनी चाहिए, एक ही यूनिट में होना चाहिए आंसर। तो या तो आप डेल्टा एच को जूल में चेंज करो, या फिर
आर को जो है किलो जूल में चेंज करो, ठीक है। तो जनरली हम इसको किलो जूल में ही चेंज कर लेते हैं। तो देखो अब किलो जूल में कैसे चेंज करेंगे, देखो जो 1000 किलो जूल होते हैं, ठीक, ये स्मॉल के है। 1000 किलो जूल मतलब 1000 किलो जूल कह रही हूँ मैं, सॉरी। 1 किलो जूल में होते हैं 1000 जूल्स, ठीक है। अच्छा, या फिर हम इसको 1000 जूल्स ना लिख के 10 टू द पावर 3 जूल्स भी लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि 10 टू द पावर 3 जूल्स होते हैं 1 किलो जूल के बराबर, तो भाई एक कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, बेसिक सी मैथ्स लगा रहे हैं। और हमें करना है 8.314 को, 8.314 को करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8.314 से, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि 8.314 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। इस 10 टू द पावर 3 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है हमेशा माइनस में हो जाती है। अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में हो जाएगी, नीचे माइनस में तो ऊपर प्लस में हो जाएगी। तो ये जो है इतने किलो जूल हो जाएगा। तो 8.314 को हमें सिंपली 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना याद रख लो। तो बस यही हमने यहां पर कर रखा है। तो अब ये हो गया ना किलो जूल पर केल्विन मोल, और टी तो हमारा दे रखा है केल्विन में। अगर ये सेंटीग्रेड में दिया हुआ होगा तो फिर आप इसे केल्विन में चेंज करेंगे 273 में प्लस करके, तो ये तो ऑलरेडी केल्विन में है ही, ठीक। अब बस हमारा ये फॉर्मूला आ गया डेल्टा एच, क्योंकि हम माइनस, देखो हमने क्या डेल्टा ई निकालना है ना, तो जब हम डेल्टा ई निकालेंगे इस वाले फॉर्मूला में, तो जब हम डेल्टा ई निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ये डेल्टा एच इधर आ जाएगा और डेल्टा ई इधर चला जाएगा, ठीक। या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि डेल्टा ई को यहीं रहने दीजिए, बस डेल्टा एनआरटी को आप इधर की साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा ये बन के आ जाएगा, ये वाला। ये छोट बेसिक सी मैथ्स तो वैसे आप लोगों को आती होगी, पर फिर भी मैं बता रही हूँ, क्या पता ना भी कुछ बच्चों को आती हो, ठीक है। तो अब हम डेल्टा एच की वैल्यू पहले पुट करेंगे, तो हमने रखी -92.38, फिर हमने माइनस का साइन लगाया ये, ठीक है। फिर डेल्टा एन की वैल्यू रखी। अब डेल्टा एन कितना है हमारा -2, तो इसलिए हमने इसको फिर से ब्रैकेट में लिख दिया -2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने आर की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू है ये, फिर हम टी की वैल्यू रखेंगे वो है 298, और आंसर हमारा किलो जूल में आ गया। अब देखो कैसे किलो जूल में आया, देखो 92.38 ये भी हमारा किलो जूल में है, ठीक है ना। फिर हमने क्या कर रहे हैं, हम इसको माइनस कर रहे हैं, किससे माइनस करें, नंबर ऑफ मोल्स की तो कोई यूनिट नहीं होती। अब 8.314 यानी आर की क्या यूनिट लिखी हुई है, हम इस पूरा पूरा यूनिट के साथ लिखते हैं इसको, ये माइनस का साइन है बेटा, ये है किलो जूल, और केल्विन -1 और मोल -1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसे केल्विन से, 298 क्या है, केल्विन है। तो देखो केल्विन के आगे कुछ नहीं, ऊपर पावर में कुछ नहीं है, तो इसको आपको +1 समझ सकते हैं अपने आप से। तो k+1 है और ये k-1 है, आपस में कैंसिल हो जाता है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स जो है जुड़ जाती है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और k की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो आंसर 1 होता है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो k से k जो है कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, किलो जूल में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, किलो जूल पर मोल। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो किलो जूल होता है एक्चुअल में ये पर मोल होता है, ठीक है। और ये तो किलो जूल पर मोल है ही ऑलरेडी, तो किलो जूल पर मोल में से माइनस कर रहे हैं किलो जूल पर मोल, इसलिए आंसर भी किलो जूल पर मोल में ही आ रहा है, बस पर मोल हमने लिखा नहीं है यहाँ पर। तो बस आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा। तो मैंने ये सब यूनिट यहाँ पर इसलिए बताई है बेटा, ये सब चीजें, कि हो सकता है आपसे वो पूछ ले डेल्टा ई को जूल में निकालो, ये भी तो हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, जब जूल में निकालने को आएगा तो डेल्टा एच को आप जूल में चेंज करेंगे, बस इतना काम करना है, ठीक। तो आप ना हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल करते समय, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल यहाँ पर एग्जाम दे रहे हो, आपने हमेशा यूनिट का जरूर ध्यान रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री में और कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती न्यूमेरिकल करते समय जितना कि यूनिट्स, किस यूनिट में पूछा है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत मत कर दीजिए, जो पूछा है ध्यान से देखिए किस यूनिट में पूछा है, आप किस यूनिट में आंसर निकाल रहे हैं, सारी यूनिट को सेम रखिए। और हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें यूनिट जरूर लिखें साथ साथ, तो आपको आंसर निकालने में भी आएगा कि आंसर अपने आप से आपका उसी यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है करके दिखाया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन भी था, पर मैंने उसकी लैंग्वेज नहीं लिखी है, बस मैंने
एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ ये रिएक्शन लिया ये समझाने के लिए कि आपको डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज तो आप रख लेंगे, मेन चीज है डेल्टा एन। देखो अब हमें सिर्फ गैसियस स्टेट से मतलब है, तो भाई ये रिएक्टेंट भी गैसियस है, ये रिएक्टेंट भी गैसियस है, इधर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट भी गैसियस है। लेकिन देख रहे हैं ये 2H2 और ब्रैकेट में लिखा है एल, ये है बेटा एल, एल है लिक्विड, तो हमें इसके जो है नंबर ऑफ मोल्स नहीं काउंट करने हैं। बस यही समझाने के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल को लिया था, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम सिर्फ गैस के लेंगे और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है CO2, CO2 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 हो गए, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा वो 1 हो गया। फिर माइनस करेंगे, अब CH4 के आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये 1, और फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, और ये ऑक्सीजन के पहले लिखा है 2, तो ये 2, ये वाला 2, ठीक है। 1 + 2 = हो गया 3, तो ये हो गए रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3, तो 1 - 3 करेंगे, और 1 - 3 में इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2 आंसर आएगा। तो ये यहाँ पर -2 आया। बाकी इसमें वैल्यूज ऑलरेडी गिवन थी, इसमें डेल्टा एच ही निकालना था, डेल्टा ई इसमें ऑलरेडी गिवन था, तो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ रखी, फिर आर की वैल्यू रखी और टी की वैल्यू ही रखी। तो आर की वैल्यू फिर से वही, क्योंकि वो जूल में दे रखा था, हमने किलो जूल में इसको चेंज किया और आंसर ये निकल के आया। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए लिया कि आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे जरूर ध्यान देना है कि गैसियस अगर प्रोडक्ट्स होंगे तभी आप उनको आपस में माइनस करेंगे, अगर लिक्विड सॉलिड कुछ है तो वो नंबर ऑफ मोल्स आप नहीं काउंट करेंगे, ठीक। अभी एक लास्ट न्यूमेरिकल, मैंने पिछली बार आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कराया था, लेकिन कोई न्यूमेरिकल उस पर नहीं कराया था, वो भूल गई थी मैं, तो मैंने ये ले लिया है कि अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 400 जूल्स ऑफ हीट, एक सिस्टम ने 400 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब की, एंड डज वर्क, काम किया, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, क्योंकि यहां पर लिखा है सिस्टम डज वर्क, सिस्टम ने काम किया, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। और कितना काम किया, इक्विवेलेंट टू 150 जूल ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग्स पर उसने काम किया। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो जब इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा जा रहा है तो देखो पहले क्या क्या चीजें गिवन है। एक तो उसने डेल्टा ई सबसे पहले पूछ लिया, ठीक है। सिस्टम ने 400 जूल हीट एब्जॉर्ब की, इसका मतलब क्यू दे रखा है, वर्क W दे रखा है। तो देखो ये जो तीन आपके पास जो सिंबल्स निकल के आए वो कहां पर यूज हुए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो आपको अपने आप से मालूम पड़ जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले जो भी चीजें गिवन हो ना वो सब लिख लेनी चाहिए, क्या चीज पूछी है वो भी लिखना चाहिए। उसके बाद आप देखो कि आपको किससे मतलब कौन सा फॉर्मूला आप वहां पर यूज करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो इसमें लिखा है हीट एब्जॉर्ब बाय, और मैंने आपको बताया था हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हो यानी हीट गिवन टू द सिस्टम, तो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती है। और अगर हीट गिवन बाय द सिस्टम हो, सिस्टम ने हीट दे दी हो, तो फिर हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है, यानी सिस्टम ने हीट निकाल दी हो। एक होता है हीट को एब्जॉर्ब करना और एक होता है हीट को निकाल देना। तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है इसलिए प्लस में, और क्योंकि सिस्टम ने काम किया, वर्क डन बाय द सिस्टम, W हमेशा नेगेटिव होता है इसलिए हमने 150 जूल के आगे नेगेटिव लगा दिया। बस अब हम सीधा लॉ लगाएंगे। हमारा फर्स्ट लॉ है डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, 400 लिखा प्लस लिखा, और क्योंकि हमें माइनस में लिखना है ये वर्क, तो हमने आंसर 250 जूल हमारा जो है वो निकल के आया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी 250 जूल निकल के आ गई। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो ये पूरा एंथैल्पी बताया मैंने आज। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो अभी तक हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी पढ़ ली, एंथैल्पी पढ़ ली, और कुछ फॉर्मूलाज जो आज के फॉर्मूलाज हैं और जो पहले वाला फॉर्मूला डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, ये सब फॉर्मूलाज बेटा आपको अभी से याद करके चलने हैं। और मैं अभी से बोल रही हूँ एक पेज बना लीजिए, उसमें आप सारे फॉर्मूलाज जो है लिखते चले जाइए। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला ही याद करने हैं और कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।